नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, मैं आपका संजय सर आपके लिए आज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आया हूं। ठीक, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारतीय नृत्य शैली। ठीक है, तो भारतीय नृत्य शैली में आपको दो तरीके की नृत्य शैलियाँ दिखाई देंगी। एक जिनको आप लोकल नृत्य शैली कहते हैं, जिनको लोक नृत्य कहा जाता है, और दूसरी जो नृत्य शैली है वो है आपकी शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक, तो दोनों में अंतर को भी देखेंगे और दोनों को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। लेकिन आज की क्लास में जो हमारा मूल फोकस होगा बच्चों, वो इस बात को लेकर होगा कि किस तरह से शास्त्रीय नृत्य शैली का उद्भव हुआ और नृत्य है क्या, कैसे इनका किन किन राज्यों में डेवलपमेंट हुआ, इनका नेतृत्व किन किन नर्तकों के द्वारा किया गया है, जिनको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो आज हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। हमारी आज जो है 2 दिन बाद मुलाकात हो रही बच्चों, हमारी आपकी मुलाकात आज 2 दिनों के बाद हो रही है। लेकिन आप सभी लोग जो है फटाफट जो है शेयर कर लीजिए, कम से कम संख्या होनी चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छा कर सकें आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग शेयर करो अपने ग्रुप में, जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक कर दीजिए। लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए बच्चों। चलिए, सबको हमारी तरफ से प्रणाम है। ठीक है, सब खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले जो है हम आपको एक सूचना दे देते हैं, और सूचना ये है बच्चों कि जो कोर्स हम 10 तारीख से स्टार्ट करने वाले थे, अभी हमने उसको पोस्टपोन किया हुआ है। वो 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 जून से बच्चों आपके मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपका मेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने जा रहा है, और अभी तक आपने जो देखा होगा, जो भी मुझे पढ़ा, ठीक, उसका एकदम डिफरेंट रूप आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो पढ़ाने की शैली होगी वो एकदम इससे डिफरेंट होगी। ठीक, क्योंकि दोनों एग्जाम का जो नज़रिया है वो एकदम अलग अलग दिखाई देता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दूसरे तरीके का फील होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कम से कम इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे। ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस कोर्स को लिया है। ठीक है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कराया जाएगा। ये मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से एक कंप्लीट कोर्स है बच्चों। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये कंप्लीट कोर्स ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में। अनअकैडमी ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। इसके बाद जो है आप उसमें सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यूपीएससी सीएससी ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आपको दिखाएगा, ठीक, उसमें 2 ईयर का होगा, 1 ईयर का होगा, 6 माह का है, ठीक, 3 माह, 1 माह, इस तरह से दिखाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यूकमर स्टूडेंट हैं तो आपकी प्रेफरेंस 2 ईयर या 1 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पूरी समस्या का समाधान चाहते हैं, ठीक, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के द्वारा, तो आप एक लंबे कोर्स को जुड़िए। और बच्चों साहिब, मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं तो आपको जितने भी टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी के, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी से यहाँ पर जुड़ सकेंगे और आसानी से आप उनको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। और यहाँ पर जुड़ने से सबसे बड़ा जो अंतर आएगा वो हमारे आपके बीच की जो दूरियां हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप अपनी जो बेसिक नीड्स, बेसिक ज़रूरतें आपकी जो है, आप उसे हमें बता सकोगे। ठीक, हम रिप्लाई कर सकेंगे आपकी चीज़ों को, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको दूर कर सकेंगे। तो इस सब्सक्रिप्शन को लेना है बच्चों अगर आपको, तो ये समय भी है सब्सक्रिप्शन लेने का, आप ले सकते हैं अच्छे से। और इसके लिए आप हमारे रेफरल कोड का उपयोग कर सकते हैं, SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। ठीक, ये मेरा रेफरल कोड है बच्चों। इसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको 10% का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। आपका 15 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम आपका वर्ड हिस्ट्री कवर करेंगे और इसके साथ साथ आपके आंसर राइटिंग को भी हम साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि बिना उसके आपकी कोई भी प्रश्न
प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो जो भी सीरियस हैं वो यहाँ पर जुड़े, ठीक, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन पहले होती है, प्री की बाद में। तो जो बच्चे सीरियस हैं, जो दे रहे हैं, वो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जो है आज का टॉपिक है भारतीय नृत्य। चलिए, आज का टॉपिक है बच्चों भारतीय नृत्य शैली। चलिए देखिए, भारतीय नृत्य शैली। देखिए, शैली माने क्या होता है? शैली माने होता है विधा। शैली मतलब विधा। और नृत्य माने क्या होता है? नृत्य माने क्या होता है? नृत्य का मतलब होता है जब कोई नर्तक नर्तक माने होता है नाचने वाला, ठीक है। नर्तक मतलब क्या होता है बच्चों? नाचने वाला, ठीक, जो डांस करता है, ठीक है। जब कोई नर्तक अपने शारीरिक मुद्राओं के द्वारा भाव एवं रसों की अभिव्यक्ति करता है, भाव एवं रस की अभिव्यक्ति करता है, भाव एवं रस की अभिव्यक्ति, भाव एवं रस की अभिव्यक्ति करता है, तो उसे नृत्य कहा जाता है। अपने शारीरिक मुद्राओं के द्वारा भाव एवं रस की अभिव्यक्ति करता है, तो उसे नृत्य कहा जाता है। अब इसको जरा व्यवहारिक भाषा में समझिए, ठीक है। कोई भी जो नाचने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? नर्तक कहते हैं। वह जब अपने शारीरिक मुद्रा माने क्या होता? मुद्रा माने होता है दशा, ठीक। जैसे जब अपने शरीर को आप कई विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, विभिन्न रूपों में। आपने नृत्य को देखा होगा, उसमें देखे होंगे आप कि एक ही नर्तक अपने शरीर को कई विभिन्न रूपों में व्यक्त करता है, उसी को भाव कहा जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? मुद्रा। उसी को क्या कहते हैं? मुद्रा। यानी शरीर से जो अभिव्यक्ति आप करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा। जैसे एक अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होती है? भाषा सबसे बड़ा माध्यम है अभिव्यक्ति का, लेकिन शारीरिक संरचनाएं भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसे मैं अगर सर ऐसे ऐसे हिला दूं तो इसका मतलब होता है ना, ये भी एक मुद्रा हुआ। अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो इसका मतलब होता है हां, यानी मैंने एग्री किया। बात समझेंगे नहीं? उसी तरह शरीर की कितनी मुद्राएं होती? कुल 108 मुद्राएं होती हैं। मुद्राएं कितनी होती हैं? 108 मुद्राएं होती हैं टोटल, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जब कोई नर्तक या जब कोई डांसर जो है अपने शारीरिक मुद्राओं के द्वारा भाव एवं रस की अभिव्यक्ति करता है। अब रस कितने होते हैं? 9 प्रकार के। रस कितने होते हैं? 9 प्रकार के। ये रस ही आपके भाव को बताते हैं। आप दुखी हो तो करुण रस, आप श्रृंगार रस का उपयोग कर सकते हैं। भाई श्रृंगार रस में क्या होता है? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगर 2 नायक नायिका मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार है, और अगर नायक नायिका अलग होते हैं तो वियोग श्रृंगार रस है। रौद्र रस, हास्य रस, हर रस में जो आपके शरीर की भाव और भंगिमा होती है, जिसे मुद्रा कहते हैं, वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और यह जो शरीर होता है नर्तक का बच्चों, ये नर्तक का जो शरीर होता है, यह अपने शरीर के माध्यम से ही 108 मुद्राओं का प्रयोग करके इन 9 रसों को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। इसी को क्या कहा गया है? नृत्य कहा गया। यानी जब कोई नर्तक
अपने शारीरिक मुद्राओं से यानी अपने शरीर से विभिन्न भाव और रसों को क्या करता है, व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब वो दुख में नाचता है तो उसके नृत्य करने का या उसके शरीर का जो भाव होता है, मुद्रा होती है, वो अलग होती है। जब वह उत्तेजना में होता है तो उसके शरीर या नृत्य का जो भाव होगा वो अलग होता है। जब वो अपने प्रेमी से मिलने का नृत्य करता है तो उसके शरीर का भाव क्या होता है, अलग होता है, उसकी मुद्राएं अलग होती हैं। यानी कहने का मेरा तात्पर्य बच्चों सिर्फ इतना है कि नृत्य के माध्यम से जो नर्तक होता है वह अपने अंदर की जो मानसिक दशाएं होती हैं, जो मन में चलने वाला जो भाव होता है, वह भाव मूल रूप से रसों में ही व्यक्त होता है। वह अपने अंदर के भावों को अपनी शारीरिक मुद्राओं के द्वारा ही जब व्यक्त करता है तो उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? देखो टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है, लेकिन मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग आंसर करिए। राम जी, सौरभ सक्सेना जी, कृष्णराज जी, समझ में आया जो मैं बात कह रहा था? समझ में आया बच्चों? देखिए आप लोग अपनी संख्या पहली बात तो बढ़ा लीजिए। अभी देखो बच्चों, आप लोग शाम को 7 बजे वाली क्लास में सभी लोग उपस्थित हुआ करिए कम से कम। देखिए वो थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है लेकिन किसी तरह मैनेज करो बच्चों, क्लास को मिस मत करो। और सबसे बड़ी बात एक जो होता है वो हमारे आपके बीच विश्वास का होता है, ठीक है? तो एक आप विश्वास करिए, जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी चीज़ें समाप्त कर दूंगा मैं, ठीक है? बस आप जुड़े रहिए, केवल बस छोड़िए मत, पकड़े रहिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये तो रही नृत्य की क्या परिभाषा। नृत्य की परिभाषा हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि भाई नर्तक जो है क्या करता है, अपने आंतरिक जो मन का भाव जो होता है उसको क्या करता है, अपने शारीरिक संरचनाओं के माध्यम से या मुद्राओं के माध्यम से क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक, तो चलो अब देखते हैं कि इस नृत्य की प्राचीनता क्या है। ठीक है, हाँ, अब बात हो रही थी विधा की। तो चूंकि मुद्रा, भाई जब व्यक्ति जो है अपने शारीरिक भावों से ही अपने आंतरिक मन की जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त करता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाव दिखते हैं, अलग अलग भावों के रूप में व्यक्त किया गया है। इन्हीं भावों के आधार पर ये शैलियों का निर्माण होता है। यानी जो मन के अंदर की जो आंतरिक अभिव्यक्ति होती है, यानी भाव एवं रस को व्यक्त करने के अलग अलग जो तरीके होते हैं, उसी के आधार पर इन विधाओं का, इन शैलियों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है बच्चों। तो अलग इसी आप जानते हैं, तो इस आधार पर अगर आप देखें तो कहा जाता है कि भारतीय नृत्य शैली के दो रूप दिखाई देते हैं। भारतीय नृत्य शैली के कितने रूप दिखते हैं बच्चों? दो रूप दिखाई देते हैं, दो प्रकार दिखाई देते हैं। कौन कौन से? शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब यहां देखिए लोक नृत्य क्या होता है। लोक नृत्य क्या होता है बच्चों? लोक नृत्य में क्या होता है कि जो क्षेत्रीय विधाएं होती हैं, जैसे जो क्षेत्रीय नाटक हैं, कहानी हैं, या जो आपके किदवंतियां हैं, जब उनको हम संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो होता है लोक नृत्य। यानी यहां पर कोई प्रशिक्षण नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, कोई लय और ताल नहीं होती, कोई, माने कहने का मेरे मतलब है कि कोई एक पैटर्न नहीं होता, कोई एक पद्धति नहीं होती कि नहीं इस तरह से डांस करेंगे तो ये होगा, इस तरह से डांस करेंगे तो ये होगा। नहीं, ऐसा यहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी आम जनता के द्वारा जो क्षेत्रीय विचारधाराएं हैं, जो क्षेत्रीय कहानियां, नाटक या किंवदंतियां हैं, जब हम उनको नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं लोक नृत्य। ठीक, जैसे गरबा, जैसे छऊ, ये क्या है? ये सब लोक नृत्य हैं बच्चों। लेकिन कहा जाता है कि जिस नृत्य शैली का उद्भव मंदिरों से एक गुरु, कहा जाता है जिस नृत्य शैली का उद्भव
मंदिरों से या धर्म के माध्यम से या गुरु के माध्यम से प्रशिक्षण के द्वारा किया जाता है उसे शास्त्रीय नृत्य शैली कहा जाता है। तो कहा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य शैली में आप देखेंगे बच्चों कि यहां पर एक गुरु होगा, एक शिष्य होगा जो आपको उस नृत्य की क्या देता है, शिक्षा देता है। आप यहां पर उस नृत्य को सीखते हो, पढ़ते हो, प्रशिक्षण लेते हो, तब जाकर आप उस नृत्य शैली में क्या होते हो, पारंगत होते हो। तो यह नृत्य शैली आप सामान्य रूप से देखेंगे कि इसका उद्भव जो है धर्म के माध्यम से बताया गया है, धर्म के माध्यम से दिखाई देगा। और धर्म के माध्यम से अगर इसका उद्भव होगा तो इसका जो प्रचलन होगा बच्चों वो कहां पर होगा, इसका जो प्रचलन होगा वो मंदिरों में होगा। वह कहां पर होगा, मंदिरों में होगा। और मंदिरों में जो होगा वह किसके द्वारा होगा, स्त्रियों के द्वारा होगा, जिसे आप देवदासी प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब में नहीं है लेकिन हमें सामान्य रूप से ये लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो शास्त्रीय नृत्य है इस पे आपको धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और यह जो होगा वह गुरु के द्वारा क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। यहाँ पर गुरु और शिष्य की एक परंपरा आपको दिखाई देगी शास्त्रीय नृत्य में, जबकि लोक नृत्य में यह परंपरा बच्चों आपको दिखाई नहीं देगी। पानी देना। तो ये डिफरेंस दिखता। अब देखिए जब बात आती है शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या की कि भाई शास्त्रीय नृत्य हैं कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के। कहा जाता है कि ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी के द्वारा, ललित कला अकादमी के अनुसार कितने हैं, 8 हैं। ठीक, जबकि संस्कृति मंत्रालय, जबकि बच्चों संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 9। तो 9वां कौन शामिल हो रहा है, छऊ। ठीक है, 9वां कौन शामिल हुआ, छऊ। ठीक है, तो जो 8 हैं अगर इन 8 का नाम आपको पता हो जाए तो आपको 9वां छऊ है। तो 8 कौन है, देखिए इन 8 में कौन है, कथक है, कथक है, भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़िया या ओडिसी इसको कहिए, ओडिसी और सत्राया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 9। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कितने हो गए, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, सत्राया। अभी हम इनको डिटेल से देखेंगे कि कौन कहां पर किसका प्रचलन है। ठीक है, देखिए इसको कल करते हैं। लोक नृत्य जो है ये कल का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम कवर करेंगे किसको, शास्त्रीय नृत्य को। ठीक है, आज हमारा पूरा फोकस होगा ठीक है, चलिए तो आज हम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से देखेंगे बच्चों। लेकिन इसको देखने से पहले, तो ये 8 हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम नृत्य शैली की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई कैसे। अभी हमने बात किया कि नृत्य क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और किस संस्था के द्वारा इसके कितने
टाइप स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका उद्भव कैसे हुआ। उद्भव कैसे हुआ? उद्भव, अगर हम उद्भव की बात करें बच्चों, तो इसका उद्भव जो है वो हमें सबसे पहले भरतनाट्य नामक ग्रंथ में पता चलता है। इसी ग्रंथ में सबसे पहले हमें पता चलता है बच्चों, और ये ग्रंथ आपके 200 BC से 200 ईस्वी तक की जानकारी हमें देता है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भरत मुनि। इसके लेखक हैं बच्चों भरत मुनि। ठीक है, कहा जाता है इसी भरतनाट्यम नामक ग्रंथ में पहली बार, ये ऐसा पहला लिटरेचर है या ऐसा पहला साहित्य है जिसमें पहली बार नृत्य, संगीत, नाटक आदि की उत्पत्ति बताई गई है। सबसे पहली बार इसी में हमें नृत्य, संगीत, नाटक आदि के बारे में या आदि की उत्पत्ति का पूरा जानकारी दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि इस भरतनाट्यम नामक ग्रंथ में जो नृत्य है, नृत्य की उत्पत्ति के बारे में ये कहा गया है कि जब त्रेता से द्वापर का आगमन हुआ, चूंकि आप जानते हैं द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सब बातें आपको पता होंगी, काल विभाजन है ये। कहा जाता है कि जब द्वापर में आया तो द्वापर में दुखों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और जब समाज में दुख की उत्पत्ति हुई तो देवताओं ने इन दुखों को दूर करने के लिए मनोरंजन के एक साधन के रूप में नृत्य शैली को आवश्यक महसूस किया। ध्यान दीजिएगा, और ये महसूस किया किसने? इंद्र देवता ने। ठीक, और उनके साथ कुछ और देवता हैं। जो व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपके यहाँ एक परंपरा रही है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति को धार्मिक तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया है, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे कोई भी चीज हो। समाज के हर चीजों में कहीं न कहीं धर्म को जोड़ा गया है। जैसे आज आपकी राजनीति से धर्म बहुत गहराई तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, भला वो हो सकता है कि आप माने वो नेताओं की जरूरत की वजह से ऐसा है, लेकिन सच ये है कि हमारे धर्मशास्त्रों के लेखकों ने हर उस निर्माण को या हर उस नई उत्पत्ति को धर्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं और उसका श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। बात समझ रहे नहीं, यहां सिर्फ श्रेय लेने वाली बात है। कहा जाता है कि भरतनाट्यम में कहा गया कि जब द्वापर में दुख की उत्पत्ति हुई तो देवताओं ने यह विचार किया कि आखिर इन दुखों को दूर कैसे किया जाए। तो ये हुआ कि चलो भाई मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं। मनोरंजन के साधन की उत्पत्ति अगर हम लोग समाज में कर दें तो मनुष्य इन मनोरंजनों के माध्यम से अपने दुखों से क्या हो सकता है, निवृत्त हो सकता है, यानी दूर हो सकता है। और इसी उम्मीद के साथ वो किसके पास गए? ब्रह्मा के पास। कहां गए बच्चों? ब्रह्मा के पास गए। और ब्रह्मा से जब उन्होंने अनुनय विनय किया तो ब्रह्मा ने उनके अनुनय विनय पर, नेतृत्वकर्ता उसमें इंद्र थे, कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इनके अनुनय विनय पर वेदों से, किससे? वेदों से नृत्य को क्या किया? उत्पन्न किया। तो वेदों से नृत्य को कैसे उत्पन्न किया? अब देखिए, वेद कितने होते हैं? 4। वेद कितने होते हैं बच्चों? 4। तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद से उन्होंने क्या लिया? विषय, सब्जेक्ट। ऋग्वेद से क्या लिया? विषय सब्जेक्ट, यानी जिस आप कह सकते हैं कि विषय या कहिए या शब्द कहिए, या जिस आधार पर नृत्य का जन्म होगा, तो विषय का चुनाव यहां पर किया गया। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है जो यजुर्वेद है बच्चों, तो यजुर्वेद में जो है इन्होंने अभिनय लिया। यजुर्वेद से कहा क्या लिया इन्होंने? अभिनय। एकदम ध्यान समझना, बहुत ही मजेदार चीज है। यजुर्वेद से इन्होंने क्या लिया? अभिनय लिया। अब देखो भाई, यहां पर इन्होंने विषय का चुनाव कर लिया या शब्द का चुनाव कर लिया। अब इस विषय को क्या करना है? इसको परफॉर्मेंस करना ना, इसे प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट कैसे किया जाएगा? अभिनय के द्वारा किया जाएगा। प्रेजेंट कैसे होगा? अभिनय के द्वारा, यानी एक्टिंग के द्वारा।
तो एक्टिंग कहां से लिया गया? यजुर्वेद से। अब देखिए इस एक्टिंग में एक चीज और जुड़ेगी, वो है सामवेद, और सामवेद से क्या जुड़ेगा? नृत्य, संगीत। सामवेद से क्या लिया जाएगा? संगीत। और आप देखिए इसीलिए कहा जाता है कि नृत्य में संगीत क्या है? शामिल होती है। संगीत नृत्य से अलग नहीं है बच्चों। कहा जाता है कि इसी नाट्य शास्त्र में यह बात स्वयं जो है भरत मुनि ने कहा है कि संगीत की विधा जो है वह नृत्य में ऑलरेडी क्या है? शामिल है। ठीक है। अब देखिए यजुर्वेद से इन्होंने क्या लिया? यजुर्वेद से इन्होंने रस लिया, रस। ठीक। और रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के रस होते हैं। रस ही हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। हमारे अंदर जितनी भी अभिव्यक्तियां, जितने भी भाव हमारे शरीर, हमारे मन के अंदर पैदा होते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वह इन रसों के माध्यम से ही होती है। और आप जानते हैं रस कितने हैं? 9। अब उनका अस्थाई भाव भी आपको पता है कि किस रस का क्या अस्थाई भाव होता है, उसको बताने की जरूरत हमें नहीं महसूस हो रही है। ठीक है। तो कहा जाता है कि इन चारों वेदों से ये 4 चीजें लेकर ब्रह्मा ने क्या उत्पन्न किया? नृत्य उत्पन्न किया। ठीक है। इसका मतलब है कि नृत्य में अभिनय भी होता है, संगीत भी होता है, भावों की अभिव्यक्ति भी होती है, और एक निश्चित विषय भी होता है जिस विषय पर नृत्य किया जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये धार्मिक व्याख्या तो किसमें की गई है? यह धार्मिक व्याख्या नृत्य के उत्पत्ति की गई है बच्चों किसमें? बच्चों यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि भरतनाट्यम एक नृत्य है। ठीक है। जो ग्रंथ मैं लिखना चाह रहा था, यहां पर जो आपका ग्रंथ लिखा जाएगा वो है नाट्य शास्त्र। माफ करना बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दिमाग से। यहां ग्रंथ का नाम होगा नाट्य शास्त्र। इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। यह किताब का जो नाम है वो है नाट्य शास्त्र। ठीक है। एकदम देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए। सभी लोग इसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक। भरतनाट्यम जो मैंने यहां लिखा था वो बच्चों गलत था। ठीक है। वो गलती से लिखा गया था। नाम उसका है नाट्य शास्त्र। ठीक। तो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में ही भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। इसी ग्रंथ में सब पहली बार इन नृत्य की उत्पत्ति बताई गई है। और ये आप सबको पता होगा, ये सिली मिस्टेक थी। ठीक है। दिमाग से स्लिप हो गया ये। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चों आप देखिए, अगर नाट्य शास्त्र से नृत्य की उत्पत्ति हुई है, अगर नाट्य शास्त्र से नृत्य की उत्पत्ति माना जाए, अगर नाट्य शास्त्र से नृत्य की उत्पत्ति माना जाए, तो प्रश्न ये उठता है कि प्रागैतिहासिक काल में, यानी पाषाण काल जिसे आप कहते हो, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका कहाँ बच्चों? एमपी के रायसेन जिले में भीमबेटका से सामूहिक नृत्य का प्रमाण मिला है। सामूहिक नृत्य का प्रमाण मिला है। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। इसका मतलब हुआ
कि नृत्य की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल से ही हो चुकी थी। नाट्य शास्त्र में केवल इस नृत्य की उत्पत्ति को एक धार्मिक रंग दिया गया, उसका एक धार्मिक उत्पत्ति की व्याख्या किया गया। बात समझ रहे हैं नहीं? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भाई उत्पत्ति बताई जा रही है 200 ईस्वी पूर्व के आसपास नाट्य शास्त्र में, तो क्या नृत्य उसके पहले दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है। तो कहां दिखा? हमने आपको बताया। तो इसका मतलब है कि नृत्य की परंपरा पहले से क्या थी? विद्यमान थी। नृत्य की परंपरा बेटा पहले से क्या है? विद्यमान थी। तो हमने आपको बताया कि भाई शास्त्रीय नृत्य जो है, तो शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य क्यों कहते हैं, उसके बारे में हमें बात करना है। अब उसके विकास क्या माने, विकास के संदर्भ में बात करना है। कहा जाता है कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है बच्चों, शास्त्रीय नृत्य में दो चीजें होती हैं, एक होता है लास्य और दूसरा होता है तांडव। एक होता है लास्य, दूसरा होता है तांडव। हालांकि ये मेंस का है, ठीक है, लेकिन बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य में एक लास्य होता है और दूसरा होता है तांडव। तांडव देखो, इसे महिला जो है अभिनीत करती है, ये महिलाओं के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, और तांडव जो है ये पुरुष के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? भगवान शिव। ठीक है, कहा जाता है जो तांडव नृत्य जो होता है बच्चों, उसमें दो चीजें होती हैं, लय और गति। तांडव नृत्य में दो चीजें होती हैं, एक तो लय होता है और दूसरा गति होती है। और अगर आपने देखा होगा भगवान शंकर के तांडव नृत्य को, तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। उसमें लयबद्धता दिखती है और स्पीड दिखती है, गति दिखती है। लेकिन जो लास्य होता है, जो महिलाओं द्वारा अभिनीत किया जाता है, इसमें क्या होता है कि लालित्य होता है, भाव होता है, रस होता है, अभिनय होता है। इसमें लालित्य, भाव, रस, अभिनय, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। अभिनय मतलब क्या होता है? अभिनय माने प्रदर्शन। अलग अलग रूपों में जब आप किसी भी चीज को अभिव्यक्त करते हैं तो उसी को कहा जाता है अभिनय करना, एक्टिंग करना। रस, रस ही क्या है? भाव है। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। लालित्य, लालित्य माने होता है सुंदरता। कहा जाता है कि जो लास्य होता है ये स्त्रियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें ये चारों चीजें क्या होती है? दिखाई देती हैं। इसमें स्त्री अभिनय करती है, अलग अलग भावों को व्यक्त करती है, वह सुंदरता का भी एक प्रतिबिंब होती है, सजावट का प्रयोग भी करती है। लेकिन तांडव नृत्य में आप देखेंगे इसमें कोई भाव चेंज नहीं होता, एक ही गति और एक ही ताल होता है। तांडव नृत्य में जो पुरुष के द्वारा किया जाता है, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य के दो स्वरूप माने जाते हैं। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य के क्या हैं? दो स्वरूप हैं। और इनकी शैलियां कितनी हैं? 8, और भारत सरकार के अनुसार 9 बच्चों। ठीक है, तो अब हम एक एक करके आपको पढ़ाते हैं। और पहला आपको हम चर्चा करेंगे कथक नृत्य शैली। पहली जो चर्चा होगी वो किसकी होगी? कथक नृत्य शैली की। तो चलिए एक एक करके आप लोग नोट करते जाइए। कथक, ठीक है। देखिए बच्चों, कहा जाता है कि कथक जन्म है वो ब्रज शैली की रासलीला से माना जाता है। इस नृत्य का जन्म जो है ब्रज शैली की रासलीला से माना जाता है। ब्रज शैली की रासलीला से माना जाता है। ठीक, यानी कहीं न कहीं यह भी अपनी धार्मिक उत्पत्ति को दर्शा रहा है। रासलीला का संबंध किससे है? भगवान कृष्ण और किसमें? कृष्ण और क्या नाम था उनकी प्रेमिका का? अरे भाई बताओ, आप लोगों को पता है उनकी प्रेमिका का क्या नाम था?
बच्चों कृष्ण की प्रेमिका का नाम नहीं याद आ रहा बच्चों, बताओ जल्दी करो। चलो आप लोगों को भी नहीं याद आ रहा है, देखो चलो ठीक है जो भी है। तो कृष्ण और उनकी प्रेमिका, हाँ कृष्ण और उनकी प्रेमिका क्या नाम था उनका, हाँ मीरा, सॉरी मीरा। तो उसी को क्या कहा गया, रासलीला, इसी से उत्पन्न हुआ था कथक नृत्य, ठीक। लेकिन कहा जाता है कि कथक नृत्य जो है धीरे धीरे जब मुगल काल में यह शैली आई, तो मुगल काल में इस कथक नृत्य शैली पर कहा जाता है कि मुगल यानी फारसी प्रभाव दिखाई देने लगा। फारसी प्रभाव क्यों दिखाई देने लगा, तो ये जो कथक नृत्य शैली है ये दरबारी नृत्य शैली बन गई, ये हो गई अब आपकी दरबारी नृत्य शैली। अब बच्चों ये दरबारी नृत्य शैली हो गई, और जब ये दरबारी नृत्य शैली हो गई तब इसमें एक नई चीज का जन्म हुआ, वह है कामुकता का। कहा जाता है कि अब दरबार में जब नृत्यांगना के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन होता है तो बादशाहों सुल्तानों के समक्ष जो है उसमें कामुकता को दिखाया गया। तो कामुकता की भावना का जन्म जो है वह मुसलमानों के आगमन के बाद होता है, ठीक। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, कहा जाता है इस कथक नृत्य शैली की जो सबसे बड़ी कला है वो है जुगलबंदी, वो है जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या होती है, जुगलबंदी होती है बच्चों जो नर्तकी होती है, जो नृत्य करने वाली होती है, और जो तबला वादक होता है, उस तबला वादक और उस नृत्य करने वाली नर्तकी या नर्तक के बीच जो एक आपसी जो प्रतिस्पर्धा होती है उसी को जुगलबंदी कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, जुगलबंदी कहते हैं। जो नर्तकी और तबला वादक के बीच जो एक आपसी प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है इस नृत्य में, उसी को जुगलबंदी कहा गया है, ठीक। तो कहा जाता है कि जब इस पर फारसी प्रभाव दिखा तो फारसी प्रभाव क्यों दिखा, क्योंकि ये जो है अब दरबारी नृत्य शैली बनकर रह गई, तो इसमें कामुकता का भाव जन्म ले लिया, ठीक। अब यह कहीं न कहीं अपने दूसरे स्वरूप को ग्रहण करना शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे इस कथक नृत्य शैली का क्या होने लगा, विलोपन होने लगा। कहा जाता है कि लखनऊ के वाजिद अली शाह, लखनऊ के वाजिद अली शाह भी इसके बहुत बड़े क्या थे, जानकार थे, प्रेमी थे लखनऊ के वाजिद अली शाह। कहा जाता है कि जब इसमें कामुकता का जन्म होने लगा तो धीरे धीरे यह शैली अपने पतन की तरफ जाने लगी, यह शैली धीरे धीरे अपने पतन की तरफ जाने लगी। और मुगलिया सल्तनत का पतन होने के साथ साथ यह कथक नृत्य शैली भी क्या हो गई, पतन की तरफ चली गई, ठीक। और आप जानते हैं कि वर्तमान में यह कहाँ प्रचलित है, वर्तमान में यह आपके यूपी कहिए या उत्तर भारत कहिए आपको दिखाई देगी, उत्तर भारत में, ठीक। तो प्रश्न यह है कि जब अंग्रेजों के आगमन के बाद यानी आधुनिक कल्चर के आने के बाद इसका पतन हो गया, तो फिर इसका उद्भव कैसे हुआ। कहा जाता है कि इसका उद्भव लेडी लीला सेठ के द्वारा किया गया। लेडी लीला शोक ने इसका पुनरुद्भव किया। इसका पुनरुद्भव किसके द्वारा हुआ, इसका पुनरुद्भव हुआ बच्चों लेडी लीला शोक। कहा जाता है कि लेडी लीला शोक ने इसका क्या किया, पुनरुद्भव किया, ठीक। पुनरुद्भव का मतलब है कि फिर से इसे उसी स्वरूप में लाने का प्रयास किया गया जैसा ये प्रारंभिक चरण में थी। बात समझे, इसके मूल रूप में लाने का प्रयास किया गया, यानी जो मध्यकालीन इतिहास में जो एक प्रभाव इस पर था फारसी का, उसको हटाकर अपने पुनर्रूप में इसको लाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, लीला सेठ के द्वारा, ठीक है। कहा जाता है कि इन्होंने जब इसको पुनरुद्भव किया तो आगे चलकर कुछ महान नर्तकों ने, जिसमें नाम आता है बिरजू महाराज का, लच्छू महाराज का, सिताराबाई का। देखिए कहा जाता है कि लच्छू महाराज और इनसे भी महान बच्चों बिरजू महाराज और सिताराबाई, इन लोगों ने क्या किया, इस कथक नृत्य शैली को एक पर्याय बना दिया, इतना फेमस कर दिया इस कथक नृत्य शैली को कि इसी के आधार पर कई घरानों का उदय हो जाता है, कई घरानों का उदय हुआ
आज की डेट में अगर आप देखें तो आपका लखनऊ घराना, आपका बनारस घराना, आपका रामगढ़ घराना और आपका जयपुर घराना, ये 4 घराने बच्चों आपके किस शैली से जुड़े हुए हैं? ये 4 घराने पूरी तरह से कथक नृत्य शैली पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कथक, अब चारों देखो उत्तर भारत में है, चारों कहां पर है? उत्तर भारत में है। ये 4 घराने बच्चों आपके कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इनके नाम को जरूर आप याद रखिएगा। बिरजू महाराज, सिताराबाई की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? बच्चों आप लोग लगातार शेयर एंड लाइक करते रहिए, कम से कम संख्या आपकी बढ़ती रहे। ठीक है, आप लोग टिकटॉक पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, नहीं तो बच्चों पूरी जिंदगी टिकटॉक बन के रह जाएगी, समझ लेना। थोड़ा सा कम से कम सीरियस हो जाओ आप लोग। डेविल जी, आपसे ये उम्मीद नहीं बेटा, आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं है। स्वाति जी, अब इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी? भरतनाट्यम की। अगला नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। देखिए, ये आपको पता है बच्चों, ये कहां पर प्रचलित है? तमिलनाडु में। ये कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर प्रचलित है ये? तमिलनाडु। ठीक, नाट्यम माने क्या होता है? नाट्यम मतलब होता है, देखिए, नाट्यम मतलब होता है नृत्य। नाट्यम माने क्या होता है? नृत्य होता है। ठीक, नाट्यम माने नृत्य। और भरत माने क्या होता है? भाव, राग, ताल। भरत माने क्या होता है? भाव, राग, ताल। भरत यानी जब हम किसी भी नृत्य को भाव से, राग से, ताल से अभिव्यक्त करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? भरतनाट्यम कहते हैं। ठीक, कहा जाता है इसका जन्म जो है मंदिर की देवदासी परंपरा से माना जाता है। इसका जन्म मंदिर की देवदासी परंपरा से माना गया है। मंदिर की देवदासी परंपरा से माना गया है और भारत में प्रचलित सबसे प्राचीन नृत्यों में माना जाता है इसे। भारत में प्रचलित सबसे प्राचीन नृत्यों में इसे माना जाता है। और दूसरी बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि जब इस देवदासी परंपरा से उत्पन्न बताया गया तो तमिलनाडु में इसका एक क्षेत्रीय नाम भी है जिसे कहा जाता है दासी अट्टम। इसे हम क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? दासी अट्टम, क्योंकि देवदासी प्रथा से पैदा हुआ है ना, तो इसे हम दासी अट्टम भी कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं? दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, अभी मैं केवल उन बातों पे फोकस कर रहा हूं जो आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही जब आप मेंस पढ़ोगे बच्चों तो इसी की विशेषताएं पढ़ाऊंगा आपको। क्या इसकी विशेषताएं क्या है, बात समझ रहे नहीं? तो दोनों चीजों में, दोनों एग्जाम के प्रारूपों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि जब देवदासी प्रथा समाप्त हुआ, ठीक है, तो ये परंपरा भी, ये नृत्य शैली भी धीरे धीरे क्या हो गई? कमजोर हो गई। ठीक, लेकिन हम बात करें 20वीं सदी या 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी में इस नृत्य शैली यानी भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? कहा जाता है इसे पुनर्जीवित करने का काम ई कृष्ण अय्यर ने किया। इसे पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर। तो बाकी का काम जो है इससे जुड़े हुए नर्तकों ने किया। कहा जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य जो है फेमस अगर हुआ तो वह इसके नर्तकों की वजह से हुआ है।
जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, जैसे पद्मा सुब्रमण्यम। देखिए नाम अगर देखिए नर्तकों में कौन कौन से नर्तक हैं, नर्तकी या नर्तक हैं, ठीक है, तो इसमें नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति, नाम आप लोगों ने सुना होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति अन्य नृत्य से जुड़ी हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। देखिए एक नाम, देखिए मल्लिका साराभाई को दो नामों, दो साराभाई हैं, एक है मृणालिनी साराभाई, एक नाम और है बच्चों इन्हीं से जुड़ा हुआ है, वो है मृणालिनी। दोनों नाम को अलग अलग करके देखना, मृणालिनी साराभाई। तो साराभाई, देखो मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, और असली साराभाई आपको पता है वो आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, साराभाई आपके देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, जिनकी मुलाकात कलाम साहब से हुई थी। कलाम के आइडियल हुआ करते थे वो, ठीक है, अभी उस पर चर्चा करेंगे साराभाई को लेकर। साराभाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में, तो वहीं से जोड़कर इसको देख लीजिए, ठीक। और इसके बाद जो है लक्ष्मी विश्वनाथन और लक्ष्मी विश्वनाथन को ले लीजिए, पद्मा सुब्रमण्यम, दो लोगों को नोट कर लीजिए, ठीक है। लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन और पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, ये इन लोगों ने कहा जाता है कि इसे क्या किया, फेमस बना दिया। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, यानी जितने भी फेमस आपके नर्तक हैं उनकी चर्चा हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि इसमें कई विधाएं आपके भरतनाट्यम में दिखाई देती है। जैसे जब मेंस आप पढ़ोगे तो वहाँ हम बताएंगे कि इनके घुटने जो होते हैं वो मुड़े होते हैं, वो घुटने एकदम स्ट्रेट नहीं होते, नृत्य करते समय घुटने क्या होते, मुड़े होते हैं। और आप देखेंगे कहा जाता है कटका मुखम, कटका मुखम, कटका मुखम नृत्य शैली ये है। कटका मुखम क्या है, जब आप जैसे 3 उंगलियों का उपयोग करते हैं, जैसे आप देखेंगे नृत्य में तो इस तरह से 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए लोग, उसी को कटका मुखम कहा जाता है, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से वो चीज़ें हम दिखाएंगे आपको और आसानी से आपके समझ में वहाँ पर आएगी, ठीक। तो अभी आपको सिर्फ ये याद करना है कि कौन कौन से नर्तक इस नृत्य शैली से जुड़े हैं, कहाँ इसका प्रचलन था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको लग रही हैं कि एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे। आगे चलिए कुचिपुड़ी, अब हम बढ़ते हैं कुचिपुड़ी की तरफ। चलिए तो बच्चों अगला नृत्य है, टाइम कम है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए अपनी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहा जाता है इसे कुचिपुड़ी हम इसलिए कहते हैं, कुचिपुड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म जो है कुचेलापुरम नामक ग्राम में हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम, आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम नामक ग्राम में इस नृत्य शैली का जन्म हुआ था, ठीक, जिसके कारण इसे कुचिपुड़ी कहा जाता है। और यह एक ऐसी नृत्य शैली है जिसमें 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 नर्तकों की टोली गांव-गांव टहलकर नृत्य करती है, गांव-गांव टहलकर नृत्य करती थी। जैसे आप लोगों ने उत्तर भारत में देखा होगा कि जब शादियां होती थी पहले तो एक नाच आती थी, ठीक, हम लोग जमीन पर बैठकर देखते थे और वो नर्तक जो है क्या करता था, रात भर डांस करता था और हम लोग मिट्टी पर एक दरी होती थी उसमें बैठकर उस नृत्य का आनंद लेते थे, ठीक। तो वो भी एक परंपरा थी, ठीक है, लेकिन वो शादी विवाह के यानी अवसर पर ऐसा होता था। यहाँ पर गांव-गांव टहलकर, वही एक शैली यहाँ पर भी दिखती है कुचिपुड़ी में कि गांव-गांव टहलकर इस नृत्य माने लोग नृत्य किया करते थे। हाँ, एक चीज इसमें खासियत यह थी कि यह नृत्य जो है केवल ब्राह्मण पुरुषों द्वारा किया जाता था। प्रारंभ में, प्रारंभ की बात कर रहा हूं मैं, प्रारंभ में इसे केवल ब्राह्मण पुरुष ही किया करते थे, ब्राह्मण पुरुषों द्वारा इसका संपादन होता था। आगे चलकर कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य आप जान ही रहे हैं, विजयनगर और गोलकुंडा,
इन दो राज्यों ने दोनों का क्षेत्र भी यही है, इन दो राज्यों ने इस नृत्य को क्या किया, संरक्षित किया, बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। लेकिन इन राज्यों के पतन के बाद यह नृत्य शैली धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक, फिर ये पुनर्जीवित कैसे हुई, तो पुनर्जीवित हुई है रागिनी देवी की प्रयासों से। यह पुनर्जीवित कैसे हुई बच्चों, तो ये पुनर्जीवित हुई रागिनी देवी के प्रयासों से, रागिनी देवी के प्रयासों से पुनर्जीवित हुई। अब रागिनी देवी एक महिला थी, तो जब एक महिला के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया तो इसका एक प्रभाव ये हुआ कि प्रारंभ में जो ये वर्चस्व था, यह वर्चस्व क्या हुआ, टूट गया। अब इसमें पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा, अब इसमें पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा जो है क्या किया गया, अब इसका प्रदर्शन दोनों वर्गों यानी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा इसका प्रदर्शन क्या हुआ, शुरू हुआ। तो आप इसीलिए आगे चलकर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी माने प्रमुख या फेमस नृत्यांगनाएं आपको कुचिपुड़ी नृत्य में दिखाई देंगी। जैसे राजा रेड्डी हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति बच्चों यहाँ भी हैं, कहा जाता है राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसलिए हमने शुरू में बताया था ना कि ये और नृत्यों से जुड़ी हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनके नाम नोट कर लीजिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, एक लोग और थी अभी मिस हो गया। ठीक, तो इनके नाम को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जो है कथकली। ठीक, तो कथकली, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, स्पीड समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम जो है कथकली पर। ठीक है, हाँ चलिए, कथकली ये कहाँ का नृत्य बच्चों, केरल का। देखो कली माने क्या होता है और कथ माने क्या होता है, तो एक का मतलब होता है कथा, दूसरे का मतलब होता है कहानी। ठीक है, यानी जब कथा को कहानी के रूप में क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए। और कहा जाता है कि इस नृत्य शैली का जो जन्म है वो केरल के मंदिरों में, केरल के मंदिर में सामंतों के अधीन इसका निर्माण हुआ। सामंती शासन, केरल में मंदिर में सामंती शासन के अधीन इस नृत्य शैली का जन्म हुआ। इसका मतलब है कि यह बहुत प्राचीन नहीं है, ये पूर्व मध्यकाल के बाद दिखाई देगी। ठीक, क्योंकि सामंती व्यवस्था जो है वो पूर्व मध्यकाल के बाद ही दिखाई देगी। ठीक, लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, जब इसकी मंदिर में उत्पत्ति हुई या मंदिर में उत्पत्ति इसकी मानी गई, तो मंदिरों से उत्पत्ति इसकी इसलिए मानी गई क्योंकि मंदिरों में क्या होता था, महाभारत और रामायण की कथाओं का वाचन होता था। ठीक है, कथ माने कथा, कथ माने कथा, और जब कहानी के रूप में कथा कही जाए तो उसे कहते हैं कथकली। ठीक, और इसी को क्या किया गया, इसी को नृत्य में रूपांतरित कर दिया गया। ठीक, तो कहा जाता है कि मंदिरों में जो है महाभारत और रामायण, मंदिरों में बच्चों महाभारत एवं रामायण की क्या होती थी, कथाएं की जाती थी, उनका वाचन किया जाता था। ठीक, और इसी को जब एक नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया गया तो आपकी कथकली नृत्य शैली उभर कर आई। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जब राज परिवार समाप्त हुए तो धीरे धीरे आपकी यह नृत्य शैली भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन वर्तमान समय में इसे पुनर्जीवित किया किसने, बीएन मेनन और मुकुंद राजा ने। ठीक है, पुनर्जीवित किसने किया, बीएन मेनन एवं मुकुंद राजा ने।
BN मेनन एवं मुकुंद राजा ने इसे क्या किया, पुनर्जीवित किया बच्चों। और आज भी आपको पता होगा तो केरल के नृत्य शैली से बहुत ही फेमस नाम जुड़ा है, जिनका नाम है माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन और आपके सुनंदा नायर। ठीक है, तो सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और माधुरी अम्मा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है बच्चों। तो माधुरी अम्मा, सुनंदा नायर और जयप्रभा मेनन ये आपके इस नृत्य शैली से यानी कुछ सॉरी नहीं गलती होगी बच्चों, ये आपके मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य से जुड़ी हैं। और आपके कुचिपुड़ी कथकली, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कथकली नृत्य से जो है वो आपके शिवरत्नम साहब हैं, गोपीनाम, शिवरत्नम और रीता गांगुली। गोपीनाथ, शिवरत्नम, इसको नोट कर लीजिए, रूपा गांगुली। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये आपके इस माने इस नृत्य से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक बच्चों, तो ये रहा आपका कथकली नृत्य। कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा माइंड स्लिप, चूंकि तथ्यात्मक चीज़ें हैं बच्चों, कभी कभी स्लिप होता है, हमसे भी गलती हो सकती है। ठीक, लेकिन उसको सुधार लेना गलती नहीं कही जाती। तो अगला जो नृत्य है वो है आपका मोहिनी अट्टम। चलिए, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये आपके केरल में प्रचलित है। ठीक है, अट्टम माने क्या होता है, अट्टम माने नृत्य होता है। ठीक, मोहिनी माने क्या होता है, सुंदरी, मोहिनी माने सुंदरी। यहाँ पर ये मोहिनी जो है वो विष्णु के संदर्भ में आया है। किसके संदर्भ में आया है, विष्णु के। कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन किया गया था तो समुद्र से विष और अमृत दोनों निकले थे बच्चों। ठीक है, तो विष और अमृत जब दोनों निकले तो कहा जाता है कि उनके बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने, यानी वो राक्षसों और देवताओं में वहाँ एक संघर्ष पैदा होता है, तो वहाँ पर विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, वो थोड़ा सा आपको कहानी अगर याद होगा तो विष और अमृत का उन्होंने क्या किया था, इंटरचेंज कर दिया था। ठीक, तो ये स्टोरी आपको साहित्यों में दिखती है। कहा जाता है कि इस नृत्य को त्रावणकोर के राजाओं ने क्या किया, संरक्षण दिया था। त्रावणकोर माने केरल में है ये, त्रावणकोर के राजाओं ने इसे क्या किया, संरक्षण दिया। त्रावणकोर के राजा ने इसे क्या किया, संरक्षण दिया और इसे विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मोहिनी अट्टम मूल रूप से आपके इसे माने त्रावणकोर के राजाओं के अधीन क्या हुआ, विकसित हुआ। और इसमें अगर नर्तकियों की बात की जाए, कौन सी फेमस नर्तकियां हैं, इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा और जयप्रभा मेनन, जो अभी मैं नाम ले रहा था, जयप्रभा मेनन, माधुरी अम्मा और सुनंदा नायर, ये आपके मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई हैं। ठीक, और आपके फिल्म इंडस्ट्री की कुछ एक्ट्रेस भी इस नृत्य से जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब समय थोड़ा कम है, नहीं तो डिटेल में आपको मैं बताता जो है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे ओडिसी। ओडिसी नृत्य बच्चों आपके कहा जाता है कि ये उड़ीसा का है। ठीक, इस नृत्य को खारवेल आप जानते हैं जो चेदी वंश का शासक था कलिंग का, उसने इस नृत्य को संरक्षण दिया सा। कहा जाता है कि यह जो ओडिसी नृत्य है ये एक प्राचीन नृत्य है और ये वहाँ के एक मदारी नृत्य शैली से जन्म लिया था। ठीक, इस नृत्य शैली के दो महान नर्तक हैं जिनका नाम है केलुचरण महापात्र और सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह और केलुचरण महापात्र ये दोनों जो है आपके उड़ीसा नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से, मैं धीरे धीरे बोल दे रहा हूँ, आसानी से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आप आएंगे मणिपुर। मणिपुरी जो नृत्य है, मणिपुरी नृत्य बच्चों बंगाल मणिपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, कहा जाता है कि मणिपुरी नृत्य की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो अपने नृत्य शैली के द्वारा अपने राज्य के कल्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अपने राज्य के कल्चर को क्या करता है, प्रेजेंट करता है मणिपुरी नृत्य। और इस नृत्य को पुनर्जीवन दिया था राजा भागचंद्र ने। राजा भागचंद्र ने इस नृत्य को, मणिपुरी नृत्य को क्या किया, पुनर्जीवित किया और इसमें समर्थन दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
रविन्द्रनाथ टैगोर या बंगाल के अन्य नर्तकों ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहा जाता है झाबेरी बहने, आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, झाबेरी बहने ये बहुत फेमस है, जो मणिपुरी नृत्य से हैं। ठीक, बाकी मैं मिस कर गया हूँ। ठीक, एक ये याद है, बाकी आप लोग किताबों में देख लीजिएगा। ठीक, तो झाबेरी बहने वो मणिपुरी नृत्य से हैं। इसके बाद आपका आता है सत्राया नृत्य। सत्राया नृत्य जो है ये आपके असम क्षेत्र में प्रचलित है, और इसे असम क्षेत्र में प्रचलित किया किसने? शंकरदेव ने। और शंकरदेव आप जानते हैं वैष्णव धर्मावलंबी थे। कहा जाता है कि जब भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ तो भक्ति आंदोलन को बंगाल में, यानी वैष्णव धर्म यानी वैष्णव भक्ति शाखा को बंगाल में किसने विस्तारित किया? शंकर ने किया था, शंकरदेव ने किया था। और यह वही शंकरदेव हैं जिन्होंने कीर्तन पद्धति को वैष्णव धर्म से जोड़ा बंगाल क्षेत्र में। तो इन्होंने ही इस सत्रिया नृत्य को क्या किया? वहां पर पुनर्जीवित किया, और आगे चलकर भक्ति आंदोलन से यह नृत्य क्या हुआ? पूरी तरह से प्रेरित हुआ बच्चों। और सत्रिया नृत्य का जो पहला उदाहरण मिलता है, पहला जो इसकी सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो इसका मतलब ये एक प्राचीन नृत्य था, जिसे पुनर्जीवित किया किसने? आपके शंकरदेव ने, जिन्होंने वैष्णव शाखा से थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बंगाल में क्या किया? प्रेरित किया, बढ़ाया। उन्होंने ही इस नृत्य शैली को क्या किया? प्रतिपादित किया था। ठीक, और उन्होंने ही एक अन्य चीज जिसको आप कहते हैं कीर्तन शैली, उसको भी इन्होंने क्या किया था? जन्म दिया था। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी सी क्लास की टाइमिंग को लेकर थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग 7 बजे वाली क्लास को भी ज्वाइन करिए बच्चों। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ पर इन करते हैं। कल इस पर एक